Hello, dear students. Welcome to Satyam Education Foundation YouTube channel. Dear students, here I am Sunil Pradhan sir, and today we are going to start a very important chapter of Standard 10 Science. NCERT बोर्ड के चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन. इंग्लिश में हम कहेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. डियर स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और मैं यहाँ पे आंसर आपको कर रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो प्रकाश रिलेटेड, लाइट रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं आपके क्लियर हो जाएंगे. तो चलो बिना देर किए चलते हैं टॉपिक के ऊपर. प्रकाश. प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं. प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है. डियर स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपको कोई पूछता कि आप किससे देखते हो, देखने में आपका कौन सा चीज मदद करता है, तो आपका आंसर रहता आंख. वाकई बच्चों, हमारी आंख हमें देखने के लिए मदद करता है, लेकिन आंख के साथ साथ और भी एक चीज है और वह है प्रकाश. कैसे? अगर बच्चों हमें कोई अंधेरे कमरे में खड़ा कर दे तो वहां पे जितने सारे वस्तुएं उस कमरे में हैं, क्या वहां पे हम उन वस्तुओं को देख सकते हैं? आपका आंसर होगा नो. लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, आपके तो आंख थे, लेकिन किसकी अनुपस्थिति था? तो आप बताओगे प्रकाश. डियर स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा होता है जो हमें देखने के लिए मदद करता है. तो चलो सेकेंड क्वेश्चन में हम जाते हैं. हम वस्तुओं को कैसे देख सकते हैं? वाकई सही क्वेश्चन है. अगर हम प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें देखने के लिए मदद करता है, तो कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 कंसेप्ट प्रचलित था, लेकिन 2 धारणाओं को गलत साबित किया गया, और जो तीसरा धारणा है यहाँ पे मैंने पिक्चराइज किया है. तो पहला धारणा क्या था, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं. पहला धारणा यह था कि ये हमारे आंख होते हैं और ये कोई ऑब्जेक्ट होता है. पहले नंबर धारणा में यह था, कुछ वैज्ञानिक लोग ऐसे बता रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट को हम तभी देख सकते हैं जब कहीं एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से, ल्यूमिनियस का मतलब होता है दीप्तिमान वस्तु से, हमारे आंखों में प्रकाश आता है और हमारे आंखों से परावर्तित होकर उस वस्तु में जाता है, तब हम उस वस्तु को देख सकते हैं. समझ रहे हो? ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, समझ लो सन की किरण, सूर्य की किरण है, या तो कोई लाइट है. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मींस दीप्तिमान, जिसका खुद का आलोक हो, खुद का प्रकाश हो. तो यहां से किरण क्या होंगे? प्रकाश की किरण हमारे आंख में जाएंगे और यहां से क्या होगा? ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं. तो ये जो धारणा है बच्चों, रॉन्ग साबित किया गया. चलो देखते हैं कि सेकेंड धारणा कौन सा है. कुछ वैज्ञानिक ऐसे बोले कि ये हमारी आंख होता है और ये जो होता है ऑब्जेक्ट है, और हमारे आंख इस ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकता है ना, जब हमारे आंखों से ही बहुत सारे किरण निकलते हैं, किसके? प्रकाश के, और वहां से ही परावर्तित होते हैं और हम वस्तु को देख सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी जो कंसेप्ट है ये भी रॉन्ग साबित किया गया. तो चलो देखते हैं कि सही वाला कौन सा है ना. सही वाला जो थर्ड कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप देख सकते हो कि किसी वस्तु को हम देख कब सकते हैं? जब प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता है तो यह प्रकाश को परावर्तित करती है और हमें वस्तु दिखती है. यहां पे इस पिक्चर से आप देख सकते हो, मुझे इस चिड़िया को देखना है. ये जो लड़का है इस चिड़िया को कैसे देख सकता है ना? इस चिड़िया को देखने के लिए प्रकाश के किरण इस चिड़िया के ऊपर पड़ने जरूरी है, ना कि इस बच्चे के आंख पर. तो प्रकाश के किरण यहां चिड़िया के ऊपर पड़ेगा और चिड़िया से प्रकाश के किरण रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तन होकर बच्चे के आंख में आएगा, तब जाके यह बच्चा, ये जो लड़का है, यह देख सकता है इस चिड़िया को. तो ऐसे ही होता है बच्चों. अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल ले लूं, इस
थर्ड कंसेप्ट, ये जो थर्ड धारणा है उसको सही करने के लिए, जैसे हम कोई एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं और कोई एक वस्तु के ऊपर आप टर्च मार रहे हैं। आप अंधेरे कमरे में खड़े हो, कोई एक वस्तु के ऊपर आप टर्च दे रहे हो, तो क्या बच्चों आपको वस्तु दिखेगा? हाँ दिखेगा, क्योंकि आपके आंखों को रोशनी की जरूरत नहीं है। रोशनी कहां पर किसको जरूरत है? उस वस्तु को जरूरत है। और वहां से क्या होगा? उस वस्तु से आपके आंखों तक रोशनी क्या होगा? परावर्तित होगा, तब दिखेगा आपको। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वस्तु को हम कैसे देख सकते हैं। चलो पढ़ते हैं थर्ड नंबर, प्रकाश के गुण बताइए। प्रकाश के कौन से गुण होते हैं? तो यहां पे प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। आप अगर टर्च की लाइट कहीं पे डालते हो तो आप देखे होंगे कि जो रेज होंगे, जो उसके किरण होंगे, वो सीधे सीधे गति करेंगे। तो इसीलिए बच्चों प्रकाश को एक किरण माना गया। क्यों? क्योंकि ये सीधी रेखे में गति करते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट, प्रकाश के पथ पे रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाती है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है बच्चों कि अगर प्रकाश गति कर रहा है सरल रेखा में, सीधी रेखा में, लेकिन इसके गति पथ में एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए? छोटा सा ऑब्जेक्ट आ जाए, तो प्रकाश क्या करेगा? यहां पे ना उस वस्तु के किनारे से थोड़ी सी मुड़ जाएगा। यहां से प्रकाश थोड़ी सी मुड़ जाएगा, इस वस्तु के किनारे से क्या होगा? थोड़ी सी मुड़ जाएगा। और इस व्यवहार को प्रकाश का कहते हैं विवर्तन। और प्रकाश का विवर्तन का गुण है, इसलिए हम प्रकाश को एक तरंग के रूप में ग्रहण करेंगे, तरंग मानेंगे। आपको कोई क्वेश्चन करेगा कि प्रकाश को आप तरंग क्यों मानोगे ना, आप कहोगे क्योंकि यह विवर्तन का गुण रखता है। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। प्रकाश द्रव के साथ अन्योन्य क्रिया करती है, इसलिए प्रकाश एक कण है। अब अन्योन्य क्रिया क्या है? जैसे कि कोई एक पानी की जार आप ले लो, यहां पे अगर आप प्रकाश की किरण डालते हो तो प्रकाश की किरण चारों तरफ फैला हुआ लगता है। तो ये क्यों होता है ऐसे? क्योंकि प्रकाश का और भी एक गुण है, वह है कि अन्योन्य क्रिया करती है। इसलिए बच्चों हम प्रकाश को एक कण के माध्यम से भी जाने, जो फोटोन के कण होते हैं वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो यहां पे प्रकाश को आप तीन प्रकार से देख चुके हो कि प्रकाश एक किरण हो सकता है क्योंकि ये सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश विवर्तन की गुण रखता है इसलिए यह एक तरंग हो सकता है, और प्रकाश द्रव में अन्योन्य क्रिया करता है इसलिए प्रकाश एक कण है। और इस चीजों को, ये जो प्रकाश के तरंग, इन चीजों को किस थ्योरी के माध्यम से? प्रकाश का आधुनिक क्वांटम थ्योरी प्रकाश के कण तथा तरंग के बीच सामंजस्य रखता है। क्योंकि किसी ने बताया कि तरंग है और किसी ने बताया कण है, तो एक कंसेप्ट आया प्रकाश का आधुनिक क्वांटम थ्योरी, जिसमें से दोनों में सामंजस्य स्थापित किया गया कि हाँ प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश के गुण में कि प्रकाश पथ पे कोई अपारदर्शी वस्तु आए तो छाया उत्पन्न करते हैं। वस्तु दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम प्रकाश को ध्यान में लेके देखें, क्या? एक होता है पारदर्शी जिसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है, और एक होता है ओपेक, मीन्स जिसे हम अपारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी माध्यम होगा तो प्रकाश यहां से जाके दूसरे छोर से निकल जाएगा, लेकिन अपारदर्शी होगा तो नहीं होगा। तो यहां पे प्रकाश का एक गुण बन रहा है, अगर वस्तु अपारदर्शी हो तो क्या होगा? छाया उत्पन्न होगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट है प्रकाश की छाया निर्वात में सबसे अधिक 3 लाख किलोमीटर पर मिनट अथवा 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से गति करता है। तो ये आपके प्रकाश के गुण के पॉइंट्स हमने कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के गति के रास्ते आए वस्तुएं। अगर प्रकाश गति कर रहा है और बीच में कोई वस्तु आ जा रहा है तो वह वस्तु कौन से हो सकते हैं? या तो पारदर्शी होगा या तो अपारदर्शी।
पारदर्शी होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रकाश की किरण एक छोर से दूसरे छोर में उस वस्तु के माध्यम से गति करके चला जाएगा। लेकिन अपारदर्शी हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टर्च डाला जा रहा है, लेकिन ये वस्तु क्या है, अपारदर्शी है, इसलिए रोशनी दूसरे छोर पे नहीं जा पा रहा है। तो क्या प्रस्तुत हो रहा है यहाँ पे, छाया। आपने 4th नंबर पॉइंट पे पढ़ा था ना गुण का, कि अपारदर्शी वस्तुएं अगर प्रकाश वहां से गुजरता है तो वह छाया उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे अपारदर्शी वस्तु की अगर बात करें, इसको फिर से हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है परावर्तक पृष्ठ वाला और अपरावर्तक पृष्ठ वाला। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कार्डबोर्ड है या तो एक बोर्ड है, और यहाँ पे जब प्रकाश डाला जा रहा है और ये अपारदर्शी है, इसलिए बाहर इससे होकर प्रकाश तो गुजरेगा नहीं। तो यहाँ पे ये दो काम कर सकता है, या तो परावर्तन कर सकता है, जो अगर परावर्तक पृष्ठ हो तो ये क्या करेगा, परावर्तन कर लेगा, मीन्स इसको फिर से रिटर्न भेज देगा। या तो अपरावर्तक पृष्ठ होगा। अपरावर्तक पृष्ठ मीन्स जैसे कि रेत हो या तो काला कपड़ा हो, तो प्रकाश को खींच लेते, अब्जॉर्ब कर लेते, तो यह अपरावर्तक पृष्ठ हो सकता है। हम पढ़ेंगे, हमारी कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे परावर्तक पृष्ठ को लेकर। तो परावर्तक पृष्ठ को अगर हम विचार करें तो यहाँ पे दो हो सकते हैं, समतलीय दर्पण और गोलीय दर्पण। परावर्तक पृष्ठ मीन्स जो चमकीले पृष्ठ होंगे, जैसे कि हम कह सकते हैं टाइल हो या तो दर्पण हो, उसके ऊपर चमकीला होता है कि मार्बल हो, ठीक है। तो ऐसे पृष्ठों की अगर हम बात करें हमारे 10th के बोर्ड में, तो समतलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में हम विचार करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के व्यवहार, यहां पे हम पढ़ रहे हैं प्रकाश के व्यवहार, अपवर्तन और परावर्तन। इसके साथ साथ और भी 3 हैं, यहां पे चलो देख लेते हैं। तो परावर्तन होता क्या है, यहां पे आप देख सकते हो कि ये चमकीला सतह होता है, समतल सतह है लेकिन चमकीला है, परावर्तक है। तो जैसे ही लाइट यहां पे गिरेगा, वह क्या करेगा ना, एक कोण बना के फिर से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तन होगा। और समझ लो कि ये जो दर्पण है या तो ये परावर्तक पृष्ठ है, इसके ऊपर एक लंब खड़ा है और इस लंब का नाम है अभिलंब। तो प्रकाश क्या करेगा ना, जैसे गिरेगा वैसे ही कोण बना के विपरीत दिशा में जाएगा, तो ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। और ये अपवर्तन क्या है प्रकाश का ना, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे ये हवा है, और हवा से जब ये पानी के माध्यम में प्रवेश करता है, तो यहां पे आप देख रहे हो उसकी जो है थोड़ी सी गति में परिवर्तन हो रहा है, थोड़ी सी दिशा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो ये कहलाता है अपवर्तन, ठीक है। जैसे कि ये आपका वायु है, तो ये विरल माध्यम है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया तो प्रकाश ने क्या किया, थोड़ा सा अपना दिशा चेंज कर लिया, तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। इसके साथ साथ विवर्तन क्या होता है, जैसे हमने पढ़ लिया प्रकाश के गुण में कि प्रकाश के गति पथ में अगर कोई छोटी सी वस्तु आ जाए तो वह क्या करेगा, जो प्रकाश के किरण होते हैं उस वस्तु का सतह का आकार थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे बता, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, ये प्रकाश क्या कर रहे हैं, थोड़ी से फैल जा रहे हैं, ये सर नो। तो ये जो गुण है प्रकाश का, ये कहलाता है, ये जो व्यवहार है, ये गुण है, ये कहलाता है विवर्तन। नेक्स्ट है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन होता क्या है ना, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ते हैं, या तो बच्चों अगर धूल कण में पड़ते हैं तो क्या करते हैं, फैल जाते हैं प्रकाश की किरण। जैसे कि ये बादल है, प्रकाश की किरण यहाँ पे पड़ रहे हैं तो पूरे तरह से फैल जा रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों ये प्रकीर्णन होता है। आसमान का नीला हो जाना भी प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है ना, जब दो समान आयन और आवृत्ति वाले प्रकाश की किरण गति करते हैं और कहीं पे ये टच हो जाते हैं, तो क्या होता है, यहां पे उसकी गति जो होता है थोड़ी सी थम सी जाती है, यहां पे स्लो बढ़ जाता है प्रकाश की किरण। तो इस व्यवहार को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहेंगे, जिसे इंग्लिश में हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो यहां पे डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे परावर्तन और अपवर्तन को लेकर, क्योंकि हमारे चैप्टर में परावर्तन और अपवर्तन ही दिया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन होता क्या है ना, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है तो वापस आ जाती है,
चमकदार सतह मैंने बताया दर्पण हो सकता है, मार्बल हो सकता है, चिकना टाइल हो सकता है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराती हैं तो वापस आ जाती है। यहां पे आप देख सकते हो परावर्तन के फिर से दो प्रकार होते हैं। वापस जा रहा है किरण, देख रहे हो यहाँ पे लाइट आ रहा है और यहाँ पे ये परावर्तक पृष्ठ है, यहां से गिर के फिर से रिटर्न जा रहा है। तो ये रिटर्न जाने को, ये जो आता है इसको आपतन कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, और जो जाता है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहां पे परावर्तन के दो प्रकार हैं, आप देख सकते हो, एक है नियमित परावर्तन और दूसरा है विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या है ना, अगर ये जो सतह है, चमकीला सतह है, ये प्लेन हो, समतल हो, तो यहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण देख रहे हो समान कोण बना रहे। किसके साथ? अगर हमने मान लिया कि बीच में कोई अविलंब है, बीच में कोई अविलंब है, तो यहाँ पे परावर्तन और आपतन कोण समान होते हैं, ये हम आगे के देख लेंगे। तो यहाँ पे आप इतना ही समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पे आ रहे किरण और वैसे ही अगर गति कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे उस एक निश्चित कोण बना रहे, समान कोण बना के परावर्तित हो रहे, तो आपका ये नियमित परावर्तन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ क्या है, समतल नहीं है। तो जितने भी यहाँ पे आपतित किरण होंगे समान कोण बना के परावर्तित नहीं होंगे। समझ लो, जैसे कि अगर कोई असमतल पृष्ठ हो, वहां पे आप गेंद फेंकते हो, तो कहां पे गेंद जाएगा आपको कोई अंदाजा नहीं होता, क्योंकि वह पृष्ठ कैसा होता है, विसरित होता है, या तो आप कहते हैं डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे दो प्रकार के परावर्तन होते हैं, एक हुआ नियमित परावर्तन, दूसरा हुआ विसरित परावर्तन। आगे पढ़ते हैं अपवर्तन। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो थोड़ी सी प्रकाश मुड़ जाती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में भी कि प्रकाश जब विरल माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है, जैसे कि हवा है तो विरल माध्यम है, और ये पानी है तो ये सघन माध्यम है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश गति करता है तब उसकी दिशा थोड़ी सी बदल जाती है, और यही कहलाता है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल से देख सकते हो, ये जो पेंसिल है ये तो सीधा ही था, लेकिन जब हम पानी में डाल रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी सी पेंसिल मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो वाकई क्या ये पेंसिल मुड़ जाता है? नहीं ना, ये पेंसिल का मुड़ना ये रिफ्लेक्शन का, अपवर्तन का एक एग्जाम्पल है, जो हमें दिखाई देता है, प्रतीत होता है, लेकिन सच में नहीं होता। क्यों? क्योंकि पेंसिल जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश किया तो वहां पे प्रकाश का इंपॉर्टेंट रोल होता है और वह अपवर्तन दिखाता है, तो ये आपका अपवर्तन का एग्जाम्पल बना। आगे पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। परावर्तन तो आप समझ गए कि लाइट का आना और वापस चले जाना, आपतित होना और वापस जाना मीन्स परावर्तित होना, यह कहलाता है परावर्तन। तो परावर्तन के नियम क्या है? यहां पे समतल दर्पण को लेकर हम परावर्तन के नियम पढ़ रहे हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलो देख लेते हैं कि आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण होता है क्या है। तो ये जो बच्चों लाइन है इसको हम दर्पण मानेंगे। दर्पण में पीछे क्या होता है, सिल्वर कोटिंग हो जाता है, ठीक है, और ऊपर चिकना सतह होता है। तो समझ लो यहां पे से लाइट आ रहा है, यहां से आप टर्च मार रहे हो, देख रहे हो यहां पे तो मैंने ले ही लिया है। यहां से आप क्या कर रहे हो, यहां से आप प्रकाश डाल रहे हो। तो यहां से प्रकाश आप अगर डाल रहे हो प्रकाश, तो क्या हो रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश आपने डाला यहां पे, तो यहां पे आके समतल जो दर्पण है यहां पे किसी एक बिंदु पे वो पतित होता है, तो इसको बच्चों आपतन बिंदु कहेंगे। जहां पे आपका किरण आके समतल में टच हो रहा है उसको आपतन बिंदु कहोगे। तो उस आपतन बिंदु से क्या होता है, वो परावर्तित होता है। और यहां पे हमें एक अज्यूम कर लेना है कि समझ लो कि एक मान लो कि एक अभिलंब खड़ा है इसके ऊपर 90 डिग्री में, तो यहां पे आपका ये जो किरण है आपतित किरण कहलाया, और जो किरण वापस जा रहा है वो परावर्तित किरण कहलाया। और आपतन कोण क्या होता है ना, ये जो किरण और ये जो अविलंब आपने माना है उसके बीच में जो कोण बनता है, उन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है उसे हम कहेंगे आपतन कोण या तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसीलिए बच्चों इसको आई से दर्शाते हैं।
और जो किरण परावर्तित हो रहा है, यहां पे आप देख रहे हो कि अविलंब के साथ एक कोण बना रहा है और होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या तो आप स्मॉल आर से बताओगे। तो यहां पे परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन, आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। तो ये आपका पहला नियम बना। सेकंड नियम है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। कौन से ध्यान दे दो। आपतित किरण मीन्स ये, दर्पण के आपतन बिंदु मीन्स ये, और परावर्तित किरण ये। देख रहे हो कौन से मैं यहां पे बता दे रहा हूं। आपतित किरण ये वाले किरण, परावर्तित किरण ये वाले किरण, और जो आपका आपतन बिंदु होता है ये वाले बिंदु, ये सब एक ही समतल में रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पे चित्र बना रहा हूं, ये पेज है तो एक समतल ही है कि नहीं, मीन्स कोई उभरा हुआ नहीं होता है, सब क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। तो 2 पॉइंट्स आई होप कि आपको अच्छे से आ गए कि परावर्तन के नियम क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु एक ही समतल में रहते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो बच्चों, लाइट यहाँ पे प्रकाश डाल रहे हो तो यहाँ पे परावर्तित हो रहा है। आप समझ लो कि ये कोई रेखा है, ये जो रेखा है ये अविलंब है, कल्पित करना है, आवाज करना है, सच में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ जो लाइट का आपतन है वह परावर्तन के साथ परावर्तित हो रहा है, और यह दोनों आपतन किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों अविलंब के साथ समान कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपका प्रकाश का परावर्तन का नियम क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम बातें चालू कर दिए दर्पण के बारे में, दर्पण के प्रकार पढ़ लेते हैं। दर्पण क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। परावर्तक पृष्ठ मीन्स वहां से लाइट पड़ के फिर से परावर्तन होगा। तो जो पृष्ठ प्रकाश को परावर्तन करने में मदद करता है उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। तो परावर्तक पृष्ठ को लेकर हम दर्पण की विभागीकरण करेंगे। एक होता है समतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल है उसे समतल दर्पण कहेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो समतल दर्पण है, उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, समतल होता है। दूसरा है गोलीय दर्पण, या तो स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ को लेकर आपको दोनों दर्पणों का डेफिनेशन देना है, परिभाषा देना है। गोलीय दर्पण के फिर से 2 भाग होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। समझ लीजिए ये एक गोला है और इस गोले का अंदर के पार्ट जो है यह चमकीला है, अंदर का पार्ट, और आप क्या कर रहे हो, इस गोले को काट दे रहे हो। तो गोला हमारा कैसे बन गया, अब इस प्रकार का कुछ बन गया। तो ये जो गोला बना, इसके अंदर का जो पार्ट है, इसके अंदर का पार्ट चमकीला है, या तो अंदर का पार्ट क्या है, परावर्तक है। तो इस प्रकार के जो गोल वाला हो, स्पेरिकल हो मिरर, और उसके साथ साथ उसके अंदर के पार्ट, अंदर का जो सतह है वह चमकीला हो, तो उससे हम कहेंगे अवतल दर्पण। और वैसे ही अगर दूसरी एक बात करें, दूसरे गोला है, कोई ऐसी एक मिरर है जिसका बाहर का पार्ट, बाहर का जो लेयर है, बाहर का जो सतह है, अगर वह परावर्तक हो और अंदर क्या होगा, सिल्वर कोटिंग होगा, अंदर क्या होगा, सिल्वर कोटिंग, ठीक है, तभी तो दर्पण बनेंगे। तो जिसका बाहर का सतह परावर्तक हो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की यहां पे आपको एक एक मैंने यहां पे पिक्चर दे दिया है। और अगर एग्जाम्पल की बात की है तो आप जो बच्चों डेली लाइफ में यूज करते हो ना, स्पून, चम्मच, वो है अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों का एक जीवंत उदाहरण। यहां पे मैंने पिक्चर लिया है, आप देख पा रहे हो। ये जो इसकी सीधी भाग है, ठीक है, अगर चम्मच की बात करें, चम्मच के जो अंदर की पार्ट है, ठीक है, वह भी बच्चों उसका सतह भी क्या होता है, चमकीला होता है। तो ये होता है आपका अवतल दर्पण। और जो उसका ऊपर पृष्ठ होता है वो भी चमकीला होता है, तो ये होता है बच्चों आपका उत्तल। जो अंदर का पार्ट में घुसा हो, ये गया हो, ठीक है, अंदर दबा हुआ हो, तो बच्चों इसे हम कहेंगे
अवतल, और जो बाहर उभरा हुआ उसे हम कहेंगे उत्तल। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा दर्पण को लेकर सारी बातें। आपको परावर्तक पृष्ठ को ध्यान में रखकर सारे दर्पणों को डिफाइन करना है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। गोलीय दर्पण की बात करें तो उसमें कुछ परिभाषाएं हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं गोलीय दर्पण के परिभाषाएं कौन से हैं। ये आप देख रहे हो कि मैंने बहुत अच्छा सा यहाँ पे एक पिक्चर लिया है, और यहाँ पे हम 7 पॉइंट्स की बात करेंगे, 7 इंपॉर्टेंट जो इसके घटक है इसके बारे में बात करेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं है। ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य फोकस है, फोकस दूरी है और द्वारक है। पहले मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं, उसके बाद एक एक डेफिनेशन आपको मैं दिखाते जाऊंगा। ध्रुव क्या है? अगर ये आपका एक स्फेरिकल मीन्स गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, या तो अवतल या तो उत्तल। समझ लो ये अवतल दर्पण है, तो इसका कौन सा सतह, अंदर का सतह क्या होगा? चमकीला होगा, ठीक है। तो इस दर्पण की अगर बात करें तो इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, मध्य होता है बीच में, इस दर्पण को समान 2 पार्ट में जो बांटता है वह बिंदु आपका ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव। तो यहां पे ध्रुव को हम कैपिटल P से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आया आपका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है ना? ये जो हमारे अवतल दर्पण है, गोलीय है, यस और नो? तो ये कोई ना कोई एक गोले का क्या है? एक पार्ट है, कोई ना कोई एक सर्कल का एक पार्ट है। तो ये जो सर्कल अगर हो रहा है तो सर्कल का, गोले का कोई ना कोई एक केंद्र होता है। तो यहां पे समझ लो हमने केंद्र C मान लिया। तो ये जो C है गोले का क्या है? एक पार्ट है, और ये गोले का पार्ट होने से ये किसका हो जाएगा? वक्रता केंद्र अपने अवतल दर्पण का। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो अवतल दर्पण होते हैं किसी एक गोले का भाग होता है, और उस गोले का जो केंद्र होता है उसी केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे हमारे दर्पण का। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र को C से यहाँ पे हम अब्रीविएट करते हैं, यहाँ पे C से इंडिकेट करते हैं वक्रता केंद्र। थर्ड नंबर पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। केंद्र C से लेकर F जो P तक की आप अगर रेखाखंड खींचोगे तो C और P को जोड़ने वाले रेखाखंड को आप क्या कहोगे? वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब तो आपको पता है, ये केंद्र से लेकर वृत्त के कोई ऊपर के बिंदु को छू रहा हो या तो जोड़ता हुआ रेखाखंड को आप त्रिज्या कहोगे, ये सर नो? आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर पॉइंट मुख्य अक्ष। ऐसा एक अक्ष, ऐसा एक लाइन जो C और F से होके गुजरता हो। देखो ये एक लाइन में काट रहा हो और ये किस किस 2 पॉइंट से होके गुजर रहा है? C और F से होकर गुजर रहा है, ये सुनो। C और P से, सॉरी F तो आया नहीं अभी तक, C और P से होकर गुजर रहा है कोई लाइन, तो उस लाइन को हम कहेंगे मुख्य अक्ष। समझ में आ रहा है? मुख्य फोकस वाला बच्चों सेकेंड स्लाइड में मैं बताऊंगा, समझ लेते अभी फोकस दूरी ना। मुख्य फोकस एक आएगा आपका जो मैं बताऊंगा आपको। मुख्य फोकस से P तक की दूरी जो होगा वह क्या होगा? आपका फोकस दूरी होगा। और द्वारक क्या है यहां पे समझ लेते हैं कि ये दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। तो इस अवतल दर्पण का 2 सीमाएं हैं। कौन से सीमा है? समझ लो ये एक सीमा है और ये एक दूसरी सीमा है। तो इन 2 सीमाओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को हम क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। तो यहां पे मैंने ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी और द्वारक के बारे में आपको बता दिया है। चलो अब डेफिनेशंस देख लेते हैं इस स्लाइड से। फोकस, मुख्य फोकस आपको बताना बाकी है। गोलीय दर्पण, तो यहां पे डियर स्टूडेंट्स गोलीय दर्पण को ये जो लाइंस दिया गया है इसमें आपको 1 2 डालना है। तो यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ का डेफिनेशन बन जाएगा। ये 1 2 डालोगे तो आपको, सॉरी आपको ये अवतल दर्पण का मिल जाएगा डेफिनेशन, यहाँ पे उत्तल दर्पण का डेफिनेशन मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पे पहले दोनों पुट करते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर या तो गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये आपका दर्पण है, तो इसका जो चमकीला सतह है अंदर के तरफ गोले केंद्र की तरफ, केंद्र यहां पे होता है, केंद्र की तरफ हो, तो उस दर्पण को हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। और जिस दर्पण की बाहर के पृष्ठ क्या हो? बाहर के पृष्ठ चमकीले हो, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। तो यहां पे आप लिख सकते हो यहाँ पे।
अब ध्रुव के बारे में मैंने बताया था, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ये गोलीय दर्पण है और ये जो परावर्तक पृष्ठ है उसके केंद्र को हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, पी से हम नामित करते हैं। अब नेक्स्ट है वक्रता केंद्र क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है जिसके केंद्र को उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई भी एक ऐसे दर्पण है, ठीक है, ये समझ लो अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण क्या होता है ना, कोई एक गोले का पार्ट है, कोई एक गोले का पार्ट है, तो वह जो गोला बन रहा है उसका कोई केंद्र होगा और वही केंद्र उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये सुनो, चलो आगे बढ़ते हैं। मुख्य फोकस मैंने बता दिया था कि मुख्य फोकस क्या है आपका, नहीं ये मुख्य फोकस बच्चों आपको बताना था, जिसे एफ से नामित किया जाता है। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित के पश्चात जिस बिंदु से, ठीक है, होके जाते हैं, जिस बिंदु पे टच करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे दो प्रकाश की किरण को गुजारूंगा। कितने? दो। समझ लो ये प्रकाश का एक किरण गया, यहां पे टकराया परावर्तित पृष्ठ में, परावर्तक पृष्ठ में, और टकरा के यहां पे रिटर्न आया। तो यहां पे आप देखो ये जो लाइन प्रकाश की किरण है ये रिटर्न आ रहा है, परावर्तित होके मुख्य अक्ष को कहां पे टच कर रहा है ना, किसी एक निश्चित बिंदु में टच कर रहा है और उस एक निश्चित बिंदु को हम कहेंगे मुख्य फोकस। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है कि प्रकाश के कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाए, समांतर होना चाहिए, हाँ? मुख्य अक्ष ये है आपका, अगर इसको ग्रीन लाइन में कर दूं, और ये जो आपका है, आपका ये जो है रेड लाइन पे कर रहा हूं, ये प्रकाश आपतन हो रहा है और यहाँ पे पृष्ठ को, परावर्तक पृष्ठ को टच करके ये यहाँ पे परावर्तित हो रहा है। तो मुख्य अक्ष को एक बिंदु पे टच कर रहा है और वह बिंदु कौन सा है? एफ है। तो एफ को हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। और एफ से लेकर पी तक की दूरी को हम कहेंगे फोकस दूरी। और द्वारक तो मैंने बता ही दिया था कि जो सीमाएं होते हैं आपके दर्पण के, गोलीय दर्पण के जो सीमाएं होते हैं, ठीक है, अंत सीमाएं होते हैं, उनको जोड़ने वाली रेखाखंड को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यस, अपर्चर या तो द्वारक। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या आपको मैंने बता दिया कि सी से लेकर पी तक, मीन्स पी ध्रुव होता है और सी आपका वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। मुख्य अक्ष भी हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे 10.1 आपका क्रियाकलाप आ रहा है, एक्टिविटी आ रहा है। इसमें एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए, इसके वक्र पृष्ठ में अपना चेहरा देखने का प्रयत्न कीजिए। मैंने आपको बताया था एक अंदर का, अंदर से मुड़ा हुआ पार्ट होता है, जो अंदर दबा हुआ होता है उसको हम अवतल कहेंगे, और जो बाहर उभरा हुआ होता है हमारी चम्मच के, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे? उत्तल। तो यहाँ पे आपको चम्मच लेना है। क्या आप प्रतिबिंब देख सकते हो? अब बच्चों दोनों साइड आपको क्या करना है? प्रतिबिंब को देखने की मदद करना, ठीक है। तो क्या आप प्रतिबिंब देख पाते हो? यह छोटा है या बड़ा? चम्मच की सतह दर्पण की सतह कार्य करता है जिसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है, ठीक है। अगर आप उल्टा साइड पे करोगे तो प्रतिबिंब आपको छोटा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वो उत्तल साइड होता है तो आपको छोटा दिखेगा यहाँ पे। और ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना पास रखे हो और कितना, या तो कितना दूर रखे हो। तो चम्मच को धीरे धीरे चेहरे से दूर ले जाइए। पास में पहले रख रहे हो तो बड़ा ही दिखेगा, लेकिन जैसे धीरे धीरे दूर लेके जाओगे प्रतिबिंब देखते हैं क्या हो जाएगा? छोटा होते जाता है। चम्मच को उल्टा पलटाइए, अभी उल्टा पलटाना है तो दूसरे पृष्ठ से देखने की कोशिश कीजिए। अब प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा? चम्मच को पलटने से उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा और प्रतिबिंब छोटा और सीधा दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे जाके सीखेंगे ये कि जो अवतल दर्पण अगर हो तो वहां पे अगर हम अपने बिंब या तो हमारे जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? अवतल दर्पण में उल्टा बनेगा, जो कि उल्टा मीन्स वास्तविक है। लेकिन अगर उत्तल दर्पण में बने या तो समतल दर्पण में बने, समतल दर्पण को तो यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, हम अवतल और उत्तल की बात करें, तो उत्तल दर्पण में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, उसके सामने खड़ा होता है, तो वह क्या होगा? सीधा दिखेगा और छोटा दिखेगा। और इसके व्यवहार जो है हम आगे पढ़ने वाले। तो यहाँ पे आंतरिक पृष्ठ आप देख रहे हो, प्रतिबिंब उल्टा दिखता है। आंतरिक पृष्ठ में प्रतिबिंब का आकार कभी छोटा तथा कभी छोटा तो कभी बड़ा दिखता है। छोटा कब दिखेगा? जब आप बहुत दूर जाओगे। बड़ा कब दिखेगा? जब बहुत पास आप चम्मच को रखोगे। बाहरी पृष्ठ में क्या होता है? प्रतिबिंब सीधा दिखता है और प्रतिबिंब का आकार हमेशा छोटा दिखाई देता है, क्योंकि वह उत्तल दर्पण है।
10.2 में भी आपको बताया गया है कि आप बच्चों यहाँ पे ये बचपन में तो ये खेला किए ही होंगे कि आप एक मैग्नीफायर लेंस लेते हो और नीचे कागज रखते हो और उस कागज के ऊपर आप है ना सनलाइट को केंद्रीकरण करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे देख रहे हो ना, ठीक है, एक ये लड़का लिया है कुछ कागज और ये कागज को नीचे रखा है और यहाँ पे मैग्नीफायर लेंस से, ठीक है, इसको क्या कर रहा है, सन के रेस को केंद्रीकरण करके एक पॉइंट पे लाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से कागज जलना चालू हो जाएगा। ये सुनो, तो ये जो काम करने में हमें कौन सी लेंस बच्चों, कौन से दर्पण हमें यूज हो रहा है यहाँ पे, तो कन्वेक्स की हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पढ़ लेते हैं ये एक्टिविटी आपका 10.2 क्या है कि सूर्य की और दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर सीधा मत देखिए, यह आपकी आंखों को क्षतिग्रस्त कर सकता है, ठीक है। एक अवतल दर्पण को अपने हाथों में पकड़िए तथा इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए। दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखी एक कागज की शीट पर डालिए। कागज की शीट को धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए जब तक कि कागज की शीट पर प्रकाश का एक चमकदार तीक्ष्ण बिंदु प्राप्त न हो जाए। दर्पण तथा कागज को कुछ मिनट के लिए उसी स्थिति में पकड़ रखिए। तो यहाँ पे आपको ये एक्टिविटी समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवतल तथा उत्तल दर्पण में किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा ये किरण आरेख क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो दर्पण पढ़ रहे हैं उस दर्पणों में बनने वाले ऑब्जेक्ट की जो उसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट या तो कोई बिंब को खड़ा किया जाए तो उस दर्पण में उसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है उस रिलेटेड हम पढ़ने जाने वाले हैं, पढ़ रहे हैं। तो उससे पहले आपको किरणों के बारे में थोड़ी सी जानना पड़ेगा। तो चलो ये 4 पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे किरण के बारे में। अवतल तथा उत्तल दर्पण में किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। ये कौन सा दर्पण है डियर स्टूडेंट्स? ये आपका है अवतल दर्पण। क्यों? बाहर की सतह क्या है, उसको अंदर की सतह चमकीला है और बाहर की सतह इसको कोटिंग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नियम आपका है कि अगर अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के, ये बच्चों आपका क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आपतित होता है तो परावर्तक पृष्ठ पे टच करके, मीन्स आपके जो ये अवतल दर्पण है वहां पे जो परावर्तक पृष्ठ है वहां पे टच करके ये क्या करेगा, एफ से होके गुजरेगा। कहां से होके गुजरेगा? जो गुजरने वाली लाइन है उसको ब्लू कर लेता हूं, एफ से होके परावर्तित होगा। तो ये वाला लाइन आपका जो रेड में किया हूं ये क्या है, आपका आपतित किरण है और यहाँ पे टच होके ये एफ से होके क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। तो ये पहला नियम हुआ क्या कि अगर आप मुख्य अक्ष के समांतर देख रहे हो, यहाँ पे आपतित किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तित किरण क्या होगा, मुख्य अक्ष एफ से होके गुजरेगा। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, आपतित किरण अगर मुख्य फोकस से होके गुजरे, ये समझ लो आपका आपतित किरण है, ठीक है, रेड वाला, ये मुख्य फोकस से आप गुजार रहे हो। कहां से गुजार रहे हो? मुख्य फोकस से अगर आप गुजार रहे हो तो परावर्तित कहां से होगा, ये मुख्य फोकस से, आपका मुख्य फोकस से गुजारा तो परावर्तित क्या होगा, उल्टा होगा। मीन्स जैसे लास्ट में हुआ था, ये मुख्य अक्ष के समांतर ही परावर्तित होगा। देख रहे हो, आपतित किरण अगर मुख्य फोकस से होकर गुजरे तो मुख्य अक्ष से समांतर क्या होगा, परावर्तित होगा, ठीक है। यहाँ का ये उल्टा है। अब थर्ड पॉइंट की बात अगर हम करें, अगर आपतित किरण केंद्र से होकर गुजर रहा हो, देख रहे हो ये केंद्र से होकर, समझ लो आपतित किरण जा रहा है तो परावर्तित किरण कहां से जाएगा ना, उसी से होकर परावर्तित होगा। मीन्स अगर सी से आपतन हो रहा है तो दर्पण में टच होके वो सी से ही होके वापस जाएगा। तो आपतित किरण अगर वक्रता केंद्र सी से गुजर रहा है तो रिफ्लेक्ट कैसे होगा, परावर्तन कैसे होगा, परावर्तित किरण कहां से जाएगा, सी से ही जाएगा। फोर्थ नंबर पॉइंट है, अगर आपका आपतित किरण पी पे टच हो रहा है तो यह किरण मुख्य अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष को समझ लो, मैं ब्लू लाइन कर दे रहा हूं, तो मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाएगा वही कोण एक कोण बना रहा है, ठीक है। तो वह जब परावर्तित होगा, वह किरण कौन सा, ये आपका आपतित किरण था, तो ये आपका परावर्तित किरण हो रहा है। तो ये परावर्तित किरण क्या होगा ना, आपतित किरण ने जो मुख्य के साथ जितना कोण बनाया था उतना ही परावर्तित किरण भी बनाएगा। समझ रहे हो, ये मुख्य अक्ष है, ये आपका आपतित किरण है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, समझ लो ये 60 डिग्री का अगर कोण बनेगा
तो परावर्तित ये किरण है, ये भी क्या करेगा ना, मुख्य अक्ष के साथ उतना डिग्री का 60 डिग्री का ही कोण बनाएगा। तो यहाँ पे आप 4 किरणों के बारे में चर्चा कर लिए, फिर से हम थोड़े से देख लेते हैं कैसे होगा। दो बच्चों एक एक किरण को हम क्या कर रहे हैं, गुजार रहे हैं और आपतित कर रहे हैं और परावर्तित की हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है ना, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो मुख्य फोकस से होकर परावर्तित होगा। सेकंड क्या है, अगर आपतित किरण मुख्य फोकस से हो तो गुजरती हो तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगा। थर्ड क्या होगा, आपतित किरण अगर वक्रता केंद्र से आप गुजारते हो तो परावर्तित भी वक्रता केंद्र से होगा। फोर्थ क्या होगा, आपतित किरण अगर आप पी पर डालते हो तो वहां से क्या होगा ना, पी पर जो कोण आपतित किरण बना रहा है वही परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाएगा। तो यहाँ पे 4 किरण के बारे में आपने पढ़ लिया। अब चलो बात करते हैं उत्तल दर्पण के। वैसे ही है, यहाँ पे आपके सेम ही नियम रहेंगे। ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण में आपको बता दूं कि जो मुख्य फोकस आपका मुख्य फोकस एफ होता है और सी होता है वो दर्पण के अंदर भाग होता है, क्योंकि बाहर की सतह क्या होता है, चमकीला होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वही नियम हो गए, सेमी नियम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आपतित किरण, अगर आपतित किरण ये है आपका, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर इफ आई ड्रॉ इट यूजिंग ए रेड पेन, तो यहाँ पे आपतित किरण जो हो रहा है वो मुख्य अक्ष, बच्चों मुख्य अक्ष यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे ये जो है ना, ये लाइन, ये वाला लाइन है, ये वाला जो लाइन है आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है। और इसके समांतर आप क्या कर रहे हो, एक प्रकाश गुजार रहे हो। तो ये क्या होगा ना, एफ से होके गुजरेगा, लेकिन यहाँ पे तो एफ अंदर है, तो एफ अंदर है तो यहां से गुजरेगा, क्योंकि और ये क्यों यहां से टर्न कर रहा है ना, ये आवाज से कर लेना कि एफ से ही होके गुजर रहा है, एफ से होके गुजर रहा है। तो यहाँ पे भी बच्चों सेमी पॉइंट है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाता है कोई प्रकाश की किरण आपतित होता है तो वह परावर्तित कहां से होगा, एफ से होकर होगा। यहाँ पे बच्चों क्योंकि उत्तल दर्पण है तो यहाँ पे हम आवाज कर लेते हैं कि ये एफ से होकर हो रहा है। सेकंड पॉइंट हमारा है, अगर हम एफ से होकर गुजारने की कोशिश करें, और मैंने पहले से बता दिया उत्तल दर्पण में एफ तो अंदर होता है, तो समझ लो कि आपने एफ के तरफ क्या किया, रुख किया है, एफ को आप टच करने की कोशिश कर रहे हो, तो एफ तक तो नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे क्या होगा, यह मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। समझ रहे हो, सेमी पॉइंट से यहाँ पे आपको क्या करना है, जो अवतल दर्पण की जो नियम है यहाँ पे भी वही नियम है। थर्ड अवतल दर्पण में भी क्या था कि अगर आप सी को टारगेट कर रहे हो, मीन्स आपतित किरण अगर सी के तरफ रुख कर रहे हो तो वह सी से ही परावर्तित हो जाएगा। और फोर्थ नंबर क्या है, अगर आपका आपतित किरण पी पे टच हो रहा है तो पी पे जब टच हो रहा है तब वह आपतित किरण क्या होगा, अविलंब के साथ या मुख्य अक्ष के साथ एक कोण बनाएगा, और परावर्तित किरण भी आपका मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाएगा। तो यहाँ पे आपके जो 4 किरणों की बात है हो गया है।